अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के लेक्चर नंबर 8 में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज़म हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि बुक के पेज नंबर 172 के ऊपर गिवन है। टॉपिक 8.8 डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज़म। तो डोमेन बेसिकली क्या होती है, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डायपोल्स क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो मूविंग चार्जेस हैं, चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो तब जब ये दोनों चार्जेस मूव करते हैं, मोशन करते हैं, तो इनकी मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसे यूज़ करते हैं, बल्ब्स वगैरह चलाते हैं, पंखे चलाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मोशन की वजह से। अब ये जो चार्जेस हैं ये मोशन कर रहे हैं, इनकी मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये किसी लूप के अंदर यानी किसी सर्कल के अंदर जनरेट हो जाए, यानी कि कोई ऐसी चीज़ हमारे पास हो जैसे सोलिनाइड है। ठीक है, ये बुक के ऊपर डायग्राम बनी हुई है सोलिनाइड की। ये क्या है, लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर। ये एक तार की लंबी कॉइल होती है। ठीक है, ये आमतौर पे वॉशिंग मशीन्स वगैरह में, रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल की जाती है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे भी। तो सोलिनाइड है, इसके अंदर से करंट पास होता है। ठीक है, ये तार की बनी होती है। तो जिस तरह ही करंट इसके अंदर से पास होगा, तो आप देख सकते हैं ये इसके सर्कल्स हैं, ये सर्कल की सूरत में लूप्स की फॉर्म में बनी हुई है। तो करंट इसके अंदर से सर्कल्स की सूरत में पास करेगा, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि मैग्नेटिक डायपोल्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट या चार्जेस सर्कल में मूव करते हैं या लूप्स में मूव करते हैं। तो इसको नोट से देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल क्या है। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट मीन्स moving charges and moving charges produce a magnetic field. So magnetic dipole is just like a solenoid. Charges move in circle or loop, then magnetic field lines come out of one side and go into other side. This creates a magnetic dipole. तो बेसिकली ये जो सोलिनाइड है, करंट इसके एक साइड से एंटर होगा और सर्कल में मूव करता करता दूसरी साइड से बाहर आ जाएगा। अब इस सोलिनाइड की एक साइड नॉर्थ पोल कहलाएगी और दूसरी साइड साउथ पोल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी है। और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है तो दो पोल्स बनते हैं, नॉर्थ और साउथ, इसी वजह से। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डायपोल की बेसिक डेफिनेशन थी। इसके आगे एक और डेफिनेशन है जो बुक में लिखी हुई है। इफ़ एन एटम हैज़ सम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इट बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। कि बेसिकली अगर एक एटम के अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो, यानी कि तमाम जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है उस तमाम मैग्नेटिक फील्ड का सम उनको प्लस कर देना। ठीक है, तो उनके रिजल्टेंट को हम क्या कहेंगे कि वो मैग्नेटिक डायपोल जनरेट कर देगा। वो जो एटम है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं इसकी। अब बार मैग्नेट, ठीक है, जिसके दो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ। एक करंट कैरिंग लूप, जिस तरह अभी हमने सोलिनाइड को देखा। इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, ठीक है, एटम्स के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, आपको पता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करते हैं या रोटेट करते हैं तो ये भी मैग्नेटिक पोल्स को, मैग्नेटिक डायपोल्स को क्रिएट कर देते हैं। स्पिन और रोटेशन का क्या मतलब है, आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर वो ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं, इनकी एक और मोशन होती है, ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहे होते हैं। ठीक है, स्पिनिंग मोशन भी कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं स्पिन, जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह की इंटरेक्शन के लिए काम आती है। ठीक है, तो इस केस में ये मैग्नेटिक डायपोल्स को जनरेट कर देते हैं। आगे डोमेन्स की डेफिनेशन हम लिखेंगे। मैग्नेटिक डायपोल हमने समझ लिया, अब हम बताएंगे कि डोमेन क्या होती है। तो अगर कोई भी एटम है, अगर वो मैग्नेटिक डायपोल बन चुका है, वो मैग्नेट बन चुका है, उसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो उस केस में वो जिस मटेरियल के एटम्स हैं, उस मटेरियल के जो छोटे छोटे रीजन्स होंगे उसको हम कहेंगे वो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्शन जिनकी सेम होगी, वो सेम डायरेक्शन में इशारा कर रहे होंगे। तो अब फिर दोबारा आप याद रखें इस चीज़ को कि अगर कोई मटेरियल है, उस मटेरियल के एटम्स अगर वो स्मॉल मैग्नेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स क्रिएट हो गए हैं, तो अब उस मटेरियल के ही छोटे छोटे जो रीजन्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, वो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं। Tiny regions inside a material where atoms behave like small magnets all pointing in same direction are called magnetic domains। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया वही लिखी हुई है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हमने इन तीनों मटेरियल्स को सेपरेटली डिस्कस करना है और देखना है कि इनके अंदर मैग्नेटिक डायपोल्स किस तरह फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल है हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये बेसिकली ऐसे मटेरियल्स होते हैं
कि जब इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब ये बिहेव करते हैं। यानी कि इन मटेरियल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है बेसिकली उनके दो एक्सिस होते हैं। एक उनका एक्सिस होता है जिसके गिर्द वो स्पिन कर रहे होते हैं, और दूसरा एक्सिस होता है जिसके गिर्द वो ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इनकी ये जो मोशन है, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन, ये इस तरह तरतीब से आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ये वीक होती है। जिस तरह ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया जाता है तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स अपनी मैग्नेटिक फील्ड को खो देते हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है और टेम्परेरी होती है, लेकिन जनरेट इसी वजह से होती है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब ऑर्बिटल और स्पिन मोशन करते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ ऑर्बिटल एंड स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम are so oriented that their fields support one another and atom behaves like a tiny magnet, the materials are called paramagnetic materials। तो बिल्कुल वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये बेसिकली जब इनके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल और स्पिन मोशन करते हैं तो ये अपने आप को एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करवाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। एग्जांपल्स हैं इनकी एलुमिनियम और लिथियम। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं वो आप देख सकते हैं। दे हैव टाइनी मैग्नेटिक डायपोल्स, डोमेन्स डोंट एग्जिस्ट इन दैम। इनके अंदर कोई डोमेन नहीं पाई जाती, यानी ऐसे रीजन नहीं पाए जाते जिसके अंदर डायरेक्शन सेम होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अलाइनमेंट इज़ वीक एंड टेम्परेरी, कि इनकी अलाइनमेंट जो होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो वीक होती है और आर्जी होती है। जिस तरह ही हम उस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं और आम मटीरियल बन जाते हैं, ठीक है। आगे दूसरे नंबर पर आ जाएगा डाया मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो ये जो डाया मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं बेसिकली इनका काम ये होता है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन इस तरह होती है कि वो जब उन्हें ऐड किया जाता है, जब उनका रिजल्टेंट फाइंड किया जाता है तो आंसर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इसकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऐड अप टू ज़ीरो हो जाएगी। तो इसीलिए इसके अंदर कोई भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, यानी कि ये मटीरियल्स कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं रखेंगे। सिर्फ ये है कि इनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स भी नहीं पाए जाते, ना ही इनके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स पाई जाती हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है इनमें, वो ये कि ये दूसरे मैग्नेटिक फील्ड्स को, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उनको रिपेल करते हैं, अपने से दूर धकेलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम में ऐड अप टू जीरो, सो एटम हैज़ नो रिजल्टेंट फील्ड। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड डाया मैग्नेटिक मटीरियल्स। They have no permanent magnetic dipoles, domains don't exist in them, they only repel magnetic field। तो वही सारी बात जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है वो यहाँ वर्ड्स की सूरत में लिखी हुई है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसकी आप देखें, एग्जाम्पल्स हैं कॉपर, वाटर और बिस्मिथ वगैरह, ठीक है। आगे आ जाते हैं फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो बेसिकली ये फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स ये मोस्ट फेमस मटीरियल्स हैं। ये ऐसे सॉलिड मटीरियल्स होते हैं जिनके अंदर किसी भी किस्म की कोई मैग्नेटिक फील्ड की कैंसलेशन नहीं होती। उसकी वजह यह है कि इनके एटम्स के अंदर नेचुरली तौर पे 10⁻16 के ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि नेचुरली स्पिन रखते हैं, ठीक है। और वो अलाइंड होते हैं, एक तरतीब होती है उनकी, पैरेलल होते हैं वो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस केस में अगर वो पैरेलल हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते, एक दूसरे का इफेक्ट। तो इस केस में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ में है कि इनकी मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं बहुत सारी। साथ में अगर मैग्नेटाइजेशन से पहले, अब जब इनको इन मटीरियल्स को मैग्नेटाइज किया गया, इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस की गई हैं, उससे पहले इनकी जो डोमेन्स हैं उनकी डायरेक्शन रैंडम होती है, वो बेतरतीब डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे होते हैं। इस केस में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन जो ही मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है इनके अंदर, इन मटीरियल्स में मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होती है, जब ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, उस केस में जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक डोमेन्स एक तरतीब में आ जाते हैं, एक सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करने को मिलती है, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। देयर आर सम सॉलिड सब्सटेंसेस इन विच कैंसलेशन ऑफ एनी टाइप डज नॉट अकर फॉर लार्ज ग्रुप्स ऑफ नेबरिंग एटम्स लाइक ऑर्डर ऑफ 10⁻16 because they have electron spins that are naturally aligned parallel to each other. These are called ferromagnetic materials, ठीक है। तो सेम वही चीज़ जो अभी मैंने एक्सप्लेन की है, ये वही यहाँ पर लिखी हुई है। तो आगे प्रॉपर्टीज हैं इसकी। दे हैव मैनी मैग्नेटिक डोमेन्स विदाउट मैग्नेटाइजेशन, डोमेन्स पॉइंट इन रैंडम डायरेक्शंस, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैंसल। When they magnetized,
डोमेन्स अलाइन अप इन सेम डायरेक्शन दैट इज़ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो एग्जांपल्स इसकी आप देख सकते हैं, आयरन है, स्टील है, निकल है और कोबाल्ट है। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। तो जो पहले कॉन्सेप्ट मैं बयान कर रहा होता हूँ, अगर आप उसे अच्छे से समझ लें तो आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया सेम यहाँ पे वही कुछ ही लिखा हुआ है, तो आप इसको याद करेंगे, आपको ये ईजिली याद हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8.5 था, जो हमने कवर किया है पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डोमेन थ्योरी के रेफरेंस से। आगे मज़ीद हम देख लेते हैं कि इसके आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स वाला, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स किस तरह होती हैं, बेसिकली ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में लिखा हुआ है ये वाला पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में इसको डिस्कस करते हैं। ये अभी हमने जो पढ़ा है वही लिखा हुआ है कि मैग्नेटाइज होने से पहले जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं उनकी डायरेक्शन होती है रैंडम। वो रैंडम डायरेक्शंस के अंदर पॉइंट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और वो किसी भी किस्म का मैग्नेटिज्म डिस्प्ले नहीं कर पाते। लेकिन जब ही हम इन मटेरियल्स को मैग्नेटाइज कर देते हैं, मैग्नेटाइज कैसे करते हैं, हम इसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फिर क्या होता है कि ये मैग्नेटाइज होने की वजह से इनकी जो डोमेन्स हैं वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक परमानेंट मैग्नेट या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। तो ये आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, द डोमेन्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर रैंडमली ओरिएंटेड एज शोन इन फिगर। तो आप ये फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, सबकी डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, कोई अपवर्ड है, कोई डाउनवर्ड है, कोई बैकवर्ड डायरेक्शन कर रहा है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड और डोमेन्स कैंसिल ईच अदर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो द मटेरियल डज नॉट डिस्प्ले एनी मैग्नेटिज्म, इस वजह से कोई भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन दूसरे केस के अंदर आप देखें, दूसरी डायग्राम में जो डोमेन्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, ये सारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, जिस केस में क्या होगा, हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इस मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। However, an unmagnetized piece of iron can be magnetized by placing it in external magnetic field provided by a permanent magnet or electromagnet। ठीक है, कोई परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर जब हम आयरन के इस पीस को रखेंगे, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, तो इस केस में इसकी डोमेन्स का बिहेवियर ये होगा जो आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है इसको आप रीड करें, बिल्कुल इजी पैराग्राफ है। और ये साइड बॉक्स भी, ये आप वैसे ही रीड कर लें, इसमें से एमसीक्यूज़ वगैरह आपको पूछे जा सकते हैं। बाकी सॉफ्ट आयरन के केस में क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्ट आयरन में बेसिकली जो डोमेन्स हैं वो इजीली ओरिएंटेड हो जाती हैं जब हम उस सॉफ्ट आयरन को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। और अगर उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कर दें, फील्ड को रिमूव कर दें, तो वो जो सॉफ्ट आयरन है वो दोबारा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। और ये चीज़ें आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह में और ट्रांसफार्मर में देखने को मिलती हैं। तो इसको आप रीड कर सकते हैं, इन सॉफ्ट आयरन द डोमेन्स आर इजीली ओरिएंटेड ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड and return to random position when the field is removed. This is desirable in electromagnet and also in transformers। तो बिल्कुल सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, ढेर सारे, तो आप इनको इसी तरह ही याद कर सकते हैं। आगे स्टील के बारे में लिखा होगा कि स्टील में किस तरह मैग्नेटिज्म को हम इंड्यूस कर सकते हैं, किस तरह इसकी डोमेन्स की अलाइनमेंट को हम देख सकते हैं। तो बेसिकली जो स्टील होता है ना, वो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड स्टील इज़ नॉट ईजिली ओरिएंटेड टू चेंज ऑर्डर, इट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड बट वंस ओरिएंटेड रिटेन्स अलाइनमेंट। के जिस तरह इसे ओरिएंटेड होते हैं इसके मटेरियल, इसके पार्टिकल्स, तो वो एक अलाइनमेंट को रिटेन कर लेते हैं। इसी वजह से स्टील इज़ यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। आगे लास्ट पैराग्राफ है, इसकी आप नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की हेडिंग देख सकते हैं। तो नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के उल्ट होते हैं, यानी इनके अंदर किसी भी किस्म की डोमेन्स नहीं पाई जाती। और अगर इनके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स नहीं पाई जाती तो जाहिर सी बात है इनके अंदर किसी भी किस्म का मैग्नेटिज्म को इंड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज एल्यूमिनियम एंड कॉपर the formation of magnetic domains does not occur, so magnetism cannot be induced into these substances। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। आज के लेक्चर में हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं डोमेन थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।